नमस्ते। मोदी जी विदेश गए और विदेश से आते ही उनको अपनों की याद आ गई। हालांकि अपने वो मणिपुर अभी अपने में नहीं आए हैं, एनडीए के अपनों की मैं बात कर रहा हूं। कल मोदी जी एनडीए की मीटिंग बुलाएं। अब एनडीए में कौन कौन है ये मैंने इस पे मैं दो बार शायद एक या दो बार मैं एपिसोड कर चुका हूं, मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूं। इस समय 330 कुल एनडीए के एमपी हैं जो साइट पे दिखाते हैं लोग, उसमें से 301 बीजेपी के हैं और 2 नंबर की जो सबसे बड़ी पार्टी एनडीए की बीजेपी के बाद है वो शिवसेना एकनाथ शिंदे हैं, तो 13 एमपी उनके हैं। उसके बाद बड़ी पार्टी जो 3 नंबर की बड़ी पार्टी मतलब बीजेपी 1 नंबर, एकनाथ शिंदे शिवसेना 2 नंबर, वो रामविलास पासवान के भाई साहब जो पारस जी हैं उनकी वाली जो लोक जनशक्ति पार्टी है, उसमें किसी में राष्ट्रीय लिखा है किसी में लोक लिखा है, उनकी वाली लोक जनशक्ति पार्टी में 5 एमपी हैं। तो 1 नंबर 301, 2 नंबर 13 शिवसेना शिंदे, 3 नंबर पासवान, 5 पार्टी। और ये सब सोचिए टूट टूट के पार्टी हैं, ये ओरिजिनल पार्टीज नहीं है पूरी तरह से, मतलब पूरा नहीं है। और जो तीसरी पार्टी है, जो चौथी पार्टी है वो अपना दल सोनेलाल, वो भी टूट चुकी है। वो अपना दल मतलब माँ बेटी में, बहन बहन में और माँ बेटी में झगड़ा है, तो एक बहन और माँ अपना दल कमेरावादी में है और जो बेटी और उनके पति अपना दल सोनेलाल में है। मुझे आज एक बड़ी खबर आई है, सुबह से खबर चल रही है कि ओम प्रकाश राजभर अमित शाह से मिले और उन्होंने बहुत लंबी चर्चा की, देश की चीज़ों पे चर्चा की। और जितना मेरे ख्याल में ओम प्रकाश राजभर जी ने थोड़ा इंटरनेशनल बातों में भी बात की होगी, विदेशी नीति कैसे किया जाए, आर्थिक नीति कैसे किया जाए, क्योंकि एक बड़े ओबीसी के लीडर आ रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि उसमें बार बार ये लिखा गया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी अपने लड़के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनके साथ उन्होंने अमित शाह साहब ने बात की। तो मेरे ख्याल में जब यहाँ पे बात आती है तो उनको वो परिवारवाद, शहजादा, ये सब उनको युवराज ये नहीं याद आता है। अब या तो ओम प्रकाश राजभर जी अपने लड़के को उतना प्यार नहीं करते हैं कि उसको शहजादा मानते हो या उनको युवराज मानते हो, जो भी हो, लेकिन अमित शाह जी को ये सब याद नहीं आता है। वो संजय निषाद वाला भी केस ऐसा ही था। संजय निषाद जी से जब वो बात करते थे तो उनका लड़का प्रवीण निषाद, दोनों लोग साथ साथ बात करते थे, पिता पुत्र, लेकिन वहां पे ये बात नहीं आती थी। खैर, ये बात मैं आपसे सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि एनडीए की ये मीटिंग 10 साल बाद हो रही है। अच्छा, अब मीटिंग के जो मतलब जो अंडर द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी, अगर बीजेपी है और बीजेपी आज की तारीख में किसी भी घटक में है, किसी भी जगह है, तो मोदी जी के अलावा किसी और का नाम नहीं लिया जाएगा, फोटो फ्रेम में कोई और नहीं आएगा। ये भी एक अच्छी बात होगी कल देखने वाली कि मोदी जी दूसरे एनडीए के घटकों को कितना स्पेस देते हैं फोटो खिंचवाते वक्त, क्योंकि वो जल्दी, उनको अच्छा नहीं लगता है कोई और उनके फोटो फ्रेम में आए, और वैसे ही उनके शायद फोटोग्राफर की आदत भी पड़ गई उस तरह से खिंचवाने की। अब मैं मुख्य बात पे आ रहा हूं कि मैं आज सुबह मैं बीजेपी की साइट पे गया और वहां पे जब मैंने देखा तो बीजेपी ने जो अपनी साइट पे लिख रखा है कि एनडीए इज रूलिंग इन, मतलब एनडीए द्वारा कि 15 जगह सरकार है। वो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, 31 विधानसभाएं हैं 28 राज्यों में, 3 केंद्र शासित प्रदेशों में। उन्होंने कहा, उन्होंने खुद लिखा है 15 जगह इनकी वहाँ, और उन्होंने फिर उसका एक वही भगवा रंग का मैप दिया है, ज्योग्राफी वाले मैप पे, और नॉर्थ ईस्ट पूरा है, 8 राज्य वो नॉर्थ ईस्ट के कह रहे हैं, और यहाँ पे उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, पुडुचेरी और महाराष्ट्र को बता रहे हैं। तो 7 यहाँ और 8 नॉर्थ ईस्ट, तो ये उनके कुल 15 राज्य हो रहे हैं। अब जो राज्य यहाँ के हैं, नॉर्थ ईस्ट को थोड़ा एक बार फिर से अभी बात कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले मैं बता दूं, यहाँ पे मूल रूप से केवल 3 राज्यों में ही बीजेपी को मतदाताओं ने बीजेपी को वोट देके उनकी सरकार बनाने का जनादेश दिया था। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और गुजरात, ये 3 ही जगह दिया था। बाकी जगह क्या हुआ, हरियाणा में तो
जो उनके सामने लड़ रहे थे चौटाला जी के पौत्र, उनसे उनको हाथ मिलाना पड़ा। अब वो भी एनडीए की सरकार है और चूंकि खट्टर जी हैं वहाँ बीजेपी के ही मुख्यमंत्री हैं, तो वो भी एक एनडीए की सरकार है। मध्य प्रदेश में मैंडेट नहीं था, तोड़ फोड़ करके, डर करके दिखा के, और जैसे आज एक मेरे साथी हैं शीतल जी, उन्होंने एक अच्छा ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि कल कितने 24 पार्टी के साथ साथ उन्होंने कहा प्लस ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, मतलब इस तरह के जो सरकारी एजेंसीज हैं वो भी एक तरह से उस एनडीए की बैठक में भाग ले रही होंगी, क्योंकि आज तो वो भी पार्टी हैं, वो भी आज भाजपा के इशारे पे काम करती हैं। जो भाजपा का है उसको नहीं कुछ छूना है, जो भाजपा के बाहर है उसको तंग करना है। तो मध्य प्रदेश भी तोड़फोड़ वाली है। पुदुचेरी भी कोई इनका नहीं है, मुख्य पार्टी के साथ साथ आपके भी 6 एमएलए आ गए हैं, तो आपने उसमें मिलीजुली सरकार के पार्टिसिपेंट हैं। अब आती है एक 7वीं बात महाराष्ट्र की। अब महाराष्ट्र में जो हो रहा है, और मतलब फाइनली ऊँट किस करवट बैठेगा 2024 में, वो अलग बात है। लेकिन ये तो तय है कि जैसे पिछली बार का जो भी विपक्ष के सीटें आई थी, 4+1, 4 एनसीपी की और 1 कांग्रेस की, उससे तो बेहतर ही होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब वो कुछ लोग ये मान रहे हैं कि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी, बहुत से लोगों को, जो मेरे साथ, मैंने बहुत से लोगों से बात की, उनका कहना है कि उद्धव ठाकरे के प्रति जबरदस्त सिंपैथी है। एवरेज महाराष्ट्रियन को ये लगता है कि उद्धव ठाकरे के साथ गलत हुआ है। उसी तरह से जो शरद पवार हैं, वो धीरे धीरे अब वो मतलब वो एक अपनी जो ताकत अगर उनकी कोई खोई थी, अगर उनके एमएलएस गए हैं, तो वो अपने मेहनत से और वो अपने इलेक्शन टूर करके उस खोई हुई ज़मीन को, ऐसा लगता है कि इलेक्शन आते आते वो वापस पा लेंगे। तो अगर ये चीज़ हो जाती है तो फिर महाराष्ट्र विकास अघाड़ी बहुत फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन होगा। जैसे अगर एक तरफ शिवसेना को ये लगता है कि वो 41 सीट या 42 सीट अकेले जीत सकती है महाराष्ट्र में 48 में, तो वो मामला पूरी तरह से उलट भी सकता है। वो 41-42 सीट महाराष्ट्र विकास अघाड़ी भी नहीं जीतेगी, ये कोई गारंटी नहीं ले सकता है आज की तारीख में। खैर, मैं फिर आ जाता हूं नॉर्थ ईस्ट पे। अब नॉर्थ ईस्ट में 8 राज्य हैं। बीजेपी कहती है कि उसका एनडीए वाला जो मामला है वो 8 राज्यों में एनडीए की सरकार है। अब मैं जरा एक एक करके आपको कहानी बता दूं कि कहां किसकी सरकार है। सिक्किम की कहानी यह है कि वहां 32 सीटें हैं। जब आखिरी चुनाव हुआ था सिक्किम में, तो वहां पे कांग्रेस की 0 सीट आई थी और बीजेपी की भी 0 सीट आई थी। ये आप खुद करके देख सकते हैं, ये कोई मतलब ये तो मैटर ऑफ फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो बीजेपी ने 0 सीट जीती, कांग्रेस ने 0 सीट जीती, और बीजेपी का वोट प्रतिशत था 1.62%। सिक्किम की बात मैं कर रहा हूं। वहां पे एसकेएम जो पार्टी थी उसने 17 सीट जीती, 47.03%। और जो 2 नंबर की पार्टी थी वो एसडीएफ थी, पवन चामलिंग वाली, जो पुराने नेता थे, उन्होंने 15 सीट जीती, 32 में 17 उन्होंने, 15 इन्होंने, और उनका वोट परसेंटेज एसकेएम से ज़्यादा था। वो 47.03 थे, ये 47.63 थे। लेकिन जैसा बीजेपी के पास एक मशीनरी है, बीजेपी ने एसडीएफ को तोड़ा, उसके 12 एमएलए क्रॉसओवर हुए मतलब बीजेपी में, और वो अब बीजेपी के एमएलए हैं। तो वो जनादेश बीजेपी के लिए नहीं दिया है। बीजेपी को तो लोगों ने 1.67% ही वोट दिया था। एसडीएफ को, जो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी, 47.63%, 15 सीटों का, उसको तोड़ के इधर ले आए हैं। अब आप खुश होकर ये कहिए कि यहां पे एनडीए की सरकार है, लेकिन आप भी मन ही मन जानते हैं किसकी सरकार है। भाई कल के दिन आप मतलब ये आपकी तो सरकार नहीं है ना, आप तोड़ ताड़ के लाए हैं इधर उधर, आपको मैंडेट भी नहीं मिला है। और वहां पे जो एक एमपी हैं वो एसकेएम के हैं, आपके बीजेपी के नहीं है। अब आ जाइए मेघालय। ये सब इंटरेस्टिंग मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि एक जो बाहर नैरेटिव है ना कि पूरा नॉर्थ ईस्ट पे कब्जा हो गया, पूरा नॉर्थ। मेघालय 60 सीटें हैं, बीजेपी के वहां केवल 2 सीट्स हैं।
आउट ऑफ 60 केवल 2 सीट हैं। अब जो देखिए ऐसा है कि वहां एमडी जो मेघालय डेवलपमेंट अलायंस है, सरकार उसकी है। एनडीए की ये कहते हैं एनडीए के, लेकिन वहां पे वो कहते हैं महाराष्ट्र मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस, सरकार उनकी है, नॉट एनडीए। और जो वोट परसेंटेज था इस 2 सीट में, टोटल मेघालय में 9.33% था। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि इस 2 सीट के मुकाबले सामने कांग्रेस 5 सीट जीती थी, और कांग्रेस का 9.63% जो बीजेपी का था, उसके मुकाबले 13.14% वोट परसेंटेज भी रहा है। आप ग्राउंड पे कुछ भी कर लीजिए, ज़्यादा लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया था, कम लोगों ने बीजेपी को दिया था। लेकिन चूंकि बीजेपी केंद्र में बैठी है और वहाँ पे वो सारे रिसोर्सेज पे वो कंट्रोल करती है, इसलिए मेघालय में जो भी सरकार आएगी उसको उनके साथ जाना होगा। तो ये तो हो गई मेघालय की बात। 2 सीट हैं, लेकिन वो अपने को कहते हैं वो एनडीए की सरकार है। अब तीसरी जगह आई है मिजोरम। मिजोरम में 40 सीटें हैं। जो मिजो नेशनल फ्रंट है उसको 27 सीटें मिली, 27 सीटें मिली, क्लियर मेजॉरिटी। बीजेपी को 1 सीट मिली, 1, और वोट परसेंटेज कितना मिला? 8.09%। 1 सीट, वोट परसेंट 8.09%। कांग्रेस को 5 सीट मिली, वोट परसेंटेज 30%। अब यहां पे भी बीजेपी कहती है कि मैं ये पार्ट ऑफ एनडीए है। अब इसको तो कोई रोक नहीं सकता है ना। अगर आप कहिए कि मैं पार्ट ऑफ इंडिया हूं, एमएनएफ क्या करेगा? जो वहां पे बैठा हुआ है, केंद्र को सारा पैसा रिलीज करना है, सारा कुछ केंद्र के पास शक्ति है, तो वो जिसको कहते हैं ना, झक मार के वहां के चीफ मिनिस्टर को कहना होगा हाँ भैया तुम भी हो। लेकिन वंस ओरिजिनली 0 सीट इन सिक्किम, 1 सीट इन मिजोरम एंड 2 सीट्स इन मेघालय। ये कहानी है मेघालय के 3 राज्यों की। जो बाकी 5 राज्य हैं, अरुणाचल, असम, मणिपुर, त्रिपुरा और नागालैंड, उसमें हाँ यस, अरुणाचल में बिल्कुल क्लियर मेजॉरिटी है, त्रिपुरा में क्लियर मेजॉरिटी है, मणिपुर में क्लियर मेजॉरिटी है, और असम में मिलीजुली सरकार है, क्लियर मेजॉरिटी नहीं है। मैं यहां पे सिर्फ एक चीज और बता दूं, नागालैंड में जो इलेक्शन है वो एनडीपीपी और बीजेपी का अलायंस ने लड़ा था। एनडीपीपी 40 सीट लड़ी थी, बीजेपी 20 सीट लड़ी थी। और यह भी एक ऐसी स्टेट है नागालैंड कि पिछली वाले जो विधानसभा थी वहाँ 0 ऑपोजिशन एमपी थे, एमएलए थे, माफ कीजिएगा, सारे 60 एमएलए रूलिंग कॉलिशन में थे। तो वो एक अजीब सा वो है। लेकिन इसको ये समझ लीजिए कि नागालैंड के पूरे नागालैंड पे आज केंद्र सरकार की, या हम मतलब भारत सरकार की, केंद्र सरकार की पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं है। वहाँ एक बड़ा भूभाग वहाँ के जो कुछ संगठन है उनके साथ है। वहाँ पे वो अपनी सरकार जैसे चलाते हैं, उनका रेवेन्यू है, वो अपनी मतलब जिसको कहते हैं सेना भी रखे हुए हैं, पुलिस भी रखे हुए हैं, और उनके साथ हमारा अकॉर्ड पिछले बहुत दिनों से चल रहा है, पीस पैक्ट होगा, लेकिन वो फाइनल नहीं हो पा रहा है। तो ये नॉर्थ ईस्ट की ग्राउंड रियलिटी है। अब मैं जरा 1-2 चीज़ें और आपको इसलिए बता दूं कि ये कल जो मोदी जी कर रहे हैं, कल वो करीब 30 पार्टी की एनडीए में 30 पार्टीज को बुलाए हैं, और इधर बेंगलोर में भी आज और कल मीटिंग है, लेकिन कल मुख्य मीटिंग तो कल ही है बेंगलोर में विपक्षी पार्टियों की। देश में कुल 6 नेशनल पार्टीज हैं। उस 6 नेशनल पार्टीज में 3 जो है वो विपक्ष में बैठी हुई हैं, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और सीपीएम, और 2 पार्टी बीजेपी और एनपीपी। आपको लगा एनपीपी कौन सी पार्टी है? कोनराम सांगमा साहब, पीए सांगमा साहब के लड़के की पार्टी, मेघालय की है, लेकिन उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है। तो ये दोनों बीजेपी और ये एनडीए में है। तीसरी जो चौथी जो छठी या पार्टी कह लीजिए, जो छठी पार्टी है, 3 कांग्रेस, 2 एनडीए, 3 विपक्ष, 2 एनडीए, एक जो अपने को अनअटैच कह रहा है वो मायावती जी हैं, बीएसपी। इसके बाद स्टेट पार्टीज इधर तमाम हैं। ऐसी पार्टी हिंदुस्तान में कुल 54 स्टेट पार्टीज हैं और 2557 अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज हैं। अब आप किसी को बुला लीजिए और कहिए कि एनडीए में इतने लोग हैं। एनडीए की जो मीटिंग हो रही है उसमें करीब 13
अनरिकॉग्नाइज पार्टी, सर ओम प्रकाश राजभर, वीआईपी पार्टी, ये सारे लोग उसी में हैं। हम मांझी जी की पार्टी, निषाद जी की पार्टी, ये सारे लोग उसी में हैं। मैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बीजेपी को अब एक चीज़ समझ में आ गई है, और जो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बीजेपी एनडीए कर रही है उसके दो अब धीरे धीरे 2024 के इलेक्शन भी क्लियर होता जा रहा है। अब बीजेपी वर्सेस विपक्ष का इलेक्शन आप धीरे धीरे इसको देख रहे हैं कि इस तरफ बढ़ रहा है। ये जो 37% अगेंस्ट 63% अपने आप बन रहा है, क्योंकि बीजेपी का गठबंधन एनडीए का गठबंधन नहीं है। वहां गिव एंड टेक नहीं है। वहां कोई आके बोल नहीं सकता है कि मैं नहीं लड़ूंगा, मैं साथ लड़ूंगा, मैं आगे जाऊंगा, मैं किसी की हिम्मत नहीं है। सबको अपनी जान बचानी है। सबको मतलब अगर आज बीजेपी के सामने कोई खड़ा होकर बीजेपी का लीडर नहीं कह सकता, बाहर वाले की तो बात ही छोड़ दीजिए। ईडी सीबीआई है ना, तो वो डर सबको है। तो वहां कोई गठबंधन की बात नहीं होगी। विपक्ष में बहुत बात होगी, बहुत हार्ड बार्गेनिंग होगी। कुछ लोग गुस्सा होंगे, कुछ लोग बाहर जाएंगे, फिर अंदर आएंगे, फिर मनाया जाएगा, तो कुछ लोग कुछ स्टेटमेंट देंगे। ये सब होता रहेगा, जो होना भी चाहिए। क्योंकि बीजेपी गठबंधन क्या करेगी भाई? जैसे मिजोरम में एमएनएफ का एमपी है, क्या गठबंधन आपका? तो मेरा कहना है कि वहां पे कोई सीट की बात नहीं होनी है। मोदी जी आएंगे, मोदी जी ही सबसे बड़े लीडर हैं। मोदी जी को एनडीए का भी लीडर बनाया गया है, और मोदी जी आएंगे, अपने मन की बात करेंगे। दूसरे के मन में क्या है इसको तो उन्होंने सुनते ही नहीं है। और वहाँ वो ओम प्रकाश राजभर कोई पार्टी आ गई और इससे हो गया, उसके देखिए उसके ग्राउंड पे भी बहुत डायनेमिक्स है। अब मैं एक चीज़ ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का बता दूं आपको। गाजीपुर और आजमगढ़ में अच्छा लड़े, और ऐसा कहा गया उस समय कि ओम प्रकाश राजभर के कारण वो हुआ। इसमें काफ़ी कुछ सच्चाई भी है। लेकिन आजमगढ़ शुरू से समाजवादियों का भी गढ़ रहा है और कम्युनिस्ट नेताओं का भी गढ़ रहा है। ये पहले से, आज से नहीं है, स्वतंत्रता के बाद से है। और दूसरी बात, जब ओम प्रकाश राजभर विपक्ष के साथ लड़ रहे होते हैं बीजेपी के सामने, तो मुस्लिम भी उनके साथ इकट्ठा होता है। लेकिन आज ओम प्रकाश राजभर अगर बीजेपी के साथ लड़ेंगे, हाँ ठीक है, उनकी 1 सीट होगी, 2 सीट होगी, और वो ऐसा नहीं है कि वो वॉकओवर हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात और हो गई है, मुख्तार अंसारी, जिसको एक तरह से बीजेपी ने घोषित कर दिया है कि भाई मुख्तार अंसारी तो बीजेपी के सबसे बड़े शत्रु हैं। मुख्तार अंसारी के मतलब जेल में तो हैं ही, उनके भाई की वो भी चली गई, सदस्यता भी चली गई है, सांसदी। उनके घर कितने गिराए गए हैं बुलडोजर से, वो आप जानते ही हैं। लेकिन वक्त का तकाजा देखिए, इनके लड़के जो मुख्तार अंसारी के अब्बास अंसारी हैं, वो ओम प्रकाश राजभर देव की एसपी में है। अब उनका क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। उनको बीजेपी पचा लेगी या उनका कुछ और होगा, ये आने वाला समय बताएगा। क्योंकि हम सब लोगों को ऐसा लगता है, मूल कारण जो कल की मीटिंग एनडीए हो रही है उसका जो ड्राइविंग फोर्स है वो ये है कि ये विपक्ष बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा जो टीवी का स्पेस है, जो पेपर का है, जो न्यूज़ का स्पेस है, वो सारा कुछ एक तरफा ना हो जाए। पटना में क्या हुआ था कि झक मार के सबको पटना की बात, अब यहाँ थोड़ा एनडीए की बात रहेगी तो सुबह से शाम तक लोग हल्ला मचाएंगे, एनडीए आ गए, ये आ गए, ओम प्रकाश राजभर जी आ गए, अब ओम प्रकाश राजभर जी का लड़का आ गया, संजय निषाद जी आ गए, उनका लड़का आ गया, उनकी बहू आ गई, तो अब यही सब दिन भर चलाएंगे। तो थोड़ा तो विपक्ष को जो फुटेज मिलना था उस फुटेज में थोड़ी कमी या थोड़ी रोक तो लगेगी। मुझे ऐसा लगता है कि ये इसके सामने और कुछ नहीं है। और दूसरा एक चीज़ और समझिए, मोदी जी किसको कहेंगे कि तुम्हारे पास वोट है? मोदी जी के अलावा तो वोट अब इस देश में किसी और के पास है नहीं, जैसा उन लोग सार्वजनिक रूप से कई बार कह चुके हैं। तो एनडीए की मीटिंग एक खाना पूर्ति है, और इसलिए है कि एक लोगों को कुछ मिले बातचीत करने के लिए, टीवी वालों को कुछ मसाला मिल जाएगा, भाई एनडीए में भी कुछ हो रहा है। लेकिन जो असली मामला है वो बेंगलोर में डिसाइड हो रहा है, और अगर बेंगलोर में विपक्ष ठीक से अपनी एका कायम कर लेता है तो वो ज़रूर एनडीए के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।